सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर हमारा 16वां है। इसका शीर्षक है पानी की कहानी और ये निबंध विधा में लिखी गई है, जिनके लेखक है हमारे रामचंद्र तिवारी जी। रामचंद्र तिवारी जी द्वारा लिखा गया निबंध पानी की कहानी। इसमें पानी की पूरी कहानी बताई गई, किस प्रकार से पानी बनता है और कैसे कैसे समुद्र तक पहुंचता है, कैसे पहाड़ों में पहुंचता है, किस प्रकार से बर्फ बनता है, किस प्रकार से भाप होती है और किस प्रकार से वो पूरी अपनी व्यथा का पानी बताती है और कैसे वो लास्ट में सूर्य की किरण में आके वो भाप बन के उड़ जाती है। और इस प्रकार से जो रामचंद्र तिवारी जी ने बहुत सुंदर पानी का विवरण बताया गया है। तो आइए हम कहानी निबंध के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से पानी की कहानी। तो आइए पढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितारे के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव किया कि ये स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान देने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर एक स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बूंद देखो उनकी कलाई पर है, तो वो तो बूंद है क्या, वो बूंद जब हिल रही है तो आवाज आ रही है। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा कि बूंद बूंद से भी आवाज आती है। तो उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। मतलब बूंद बातें कर रही है उस आदमी से। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। उसने कहा, आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। तो उसने कहा, मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। तो उसने बोला कि बेर के पेड़ में से आई। तो इंसान बोलता, झूठी। मैंने कहा, और सच सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? तो आगे देखेंगे। उसने कहा कि अब बूंद को बोला कि झूठी, कोई बेर के पेड़ से कभी पानी निकलता है? तो बूंद फिर से हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। और सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, फिर एकाएक पकड़ी गई। क्या, उसने आदमी ने पूछा, कैसे? तो मैं तो वह जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, वह ऊपर से जितना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा। और उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मतलब पेड़ बता रहे, जितना पेड़ ऊपर होता है उतने पेड़ नीचे होती है, और उसकी जड़ें होती छोटी बड़ी, और उनके रोए होते हैं वो पूरी जमीन में फैली होती है। रोए बड़ी निर्दयी होती हैं, मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेती है। मतलब पता है कि पेड़ पौधे पानी सोखते हैं नीचे। कुछ को तो वह पेड़ एकदम खा जाती है और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देती है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। क्या तुम समझते हो कि वे कितने बड़े हो ही खड़े हैं? इतने बड़ा बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश कर दिए। उसने कहा कि मेरे इतने सारे जो बूंद भाई बहन थे, उन्होंने अपना प्राण नाश कर दिया, मतलब वो मर गए उस पेड़ को बड़ा करने के लिए। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था, मतलब बूंद की कहानी वो सुन रहा था। हाँ, तो मैं फिर के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से शरीर छू गया, मतलब पानी छू गया रोए से। मैं कांपी और दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़ के छोड़ना नहीं जानते थे। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा उत्सुकता से। आदमी पूछने लगा, फिर क्या हुआ? उत्सुकता बढ़ चली थी। उसने बोला कि मैं कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़ के आगे खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे
दबाया जा रहा था। आगे एक बूंद मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिस चली। मतलब वो बता रहे थे बूंद किस प्रकार से पेड़ उनको खींच रही थी। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसत भोगती रही। मतलब कि जो सांसत मतलब होता है कि कठिनाई में पड़ना और कष्ट सहना। सांसत भोगती रही तो मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे जैसे जान बचा कर भागी। मैंने सोचा था कि पत्तों पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ाने की शक्ति देता है। आपको पता है कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो भाप बन के पानी उड़ जाता है। तो उसने कहा कि हमें उड़ने की शक्ति देता है। जा जा चुका, मतलब सूर्य जा चुका है और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। मतलब वायु में हमेशा जल के कण उड़ते रहते हैं। तो मैं अपने भाग्य पे भरोसा कर पत्तों पर, मतलब आगे भरोसा करके भाग्य पे पत्तों पर ही सुकड़ी पड़ी रही, मतलब उसी पर पड़ी रही पत्तों पर। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। उसने बोला कि मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी अपनी रक्षा करने के लिए। इस दुख का भावपूर्ण कहानी मुझ पर बड़ा प्रभाव था। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू ना सकेगा। उस आदमी ने बोला, जब तक तुम मेरे पास हो तब तक कोई पत्ता तुम्हें छू ना सकेगा। तो बूंद बोली, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उसने कहा, जब तक सूर्य ना निकले तब तक मैं रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन दे करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। बूंद ने कहा कि अगर मैं पानी की कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। तो आदमी बोला, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे पुरखे मतलब होते हैं कि उनके दादा परदादा, इस प्रकार से पुरखे थे उनके। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ओसजन मतलब ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। मतलब सूर्यमंडल के में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपनी निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था सूर्यमंडल काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। मतलब ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखों अब सूर्यमंडल में नहीं है? आदमी ने बोला कि अब तुम्हारे जो पुरख है सूर्यमंडल में नहीं है। हैं उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। और एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। ये पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता। ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज्य से टकराकर हमारा सूर्य चूर-चूर हो जाएगा। वैसा ना हुआ, मतलब चूर-चूर वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर दूर से ही घूम गया, मतलब कई हजारों दूर मील ही घूम गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूट कर उसके पीछे क्या चला और सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और उसके कई टुकड़े हो गए टूट गया, मतलब कई टुकड़ों में टूट गया। और उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ये प्रारंभ एक बड़ा आग का गोला था। जो शुरू में पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी। तो ऐसा परंतु उन्हें लपटों से तुम पानी कैसे बने? उसने कहा कि ऐसा है तो परंतु तुम उन लपटों से पानी कैसे बनी? उसने कहा कि मुझे ठीक पता नहीं। ये सही है कि ब्रह्मांड ग्रह ठंडा होता चला गया। मतलब जो ब्रह्मांड था, ग्रह था, वो क्या ठंडा होता चला गया। तो आगे देखेंगे। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हर्तजन मतलब हाइड्रोजन और ओसजन के रासायनिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न हुई। मतलब इन दोनों के मिलने से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है? पानी की बूंदें बनती है। मतलब रासायनिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न हुई।
उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया, प्रत्यक्ष अस्तित्व मतलब गवा दिया, और मुझे उत्पन्न किया और पानी बनी। मैं उन दिनों भाप के रूप में, मतलब पानी क्या होता है, भाप भी बन जाता है, भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। मतलब देखोगे तो नमी होती है पृथ्वी के अंदर जो पानी होती है, तो चारों ओर फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। तो पानी क्या होती है, ठोस बर्फ में भी पाई जाती है। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया, वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर मेरे असंख्य असंख्य साथी बर्फ बन पड़े हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती है, बर्फ के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई ना पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी, तो मतलब सूर्य की रोशनी जब पड़ती थी, सौंदर्य बिखर पड़ता था, मतलब सौंदर्य बिखर पड़ता तो बहुत सुंदर दिखता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता के से आंधी में ऊंचा उड़ने और उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। ठीक है, तो उसने कहा कि बड़े आनंद का समय रहा होगा। बड़े आनंद का, कितने दिनों तक, कई लाखों वर्षों तक, कई लाख, हाँ चौकों नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मतलब कहा कि ये तो नमक के समान बनी 100-200 वर्ष। तो मैंने ऐसे दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। कहा कि मैं इतने बड़े जो दीर्घ जीवी, कितने सालों साल, हजारों साल जो व्यक्ति जी रहा है, वो उसके साथ में बात करके मैं बहुत ही धन्य मानता हूँ। ओस की बूंदों के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठ एक दिन हवा से खेलने की कहानी सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हैं, मतलब बर्फ सरक रही है। सबके मुख पर हवाएं उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन तक आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में ना था। अब क्या, जैसे बर्फ पानी बनने लगी। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे बाहर से ही हमारे मतलब नीचे वाले भाई दबकर पानी हो रहे हैं, मतलब बर्फ नीचे दब दब के क्या हो रही है, पानी हो रही है। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था, मतलब ठोस बर्फ से छोड़ चुका था, और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे थे। अब बर्फ क्या फिसल रही थी, आगे देखेंगे। और मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी को सोखनी प्रारंभ कर दी। मतलब जब बर्फ से वो गर्म पानी मिल रहा था, क्या होता, उसको सोखना प्रारंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णन अतीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु और बंधुओं का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीव की है। उसमें नीरा नमक भरा है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो गया। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। मतलब बुद्ध ने कहा कि अब तक तो मैं पानी में बहुत घूम चुकी हूँ, इधर उधर पहाड़ों पे घूम चुकी हूँ, बर्फ बन चुकी हूँ, भाप बन चुकी हूँ, अब क्या समुद्र के अंदर जाना चाहिए, भीतर चलकर देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, अंदर जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे और जालीदार मछलियां और कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी, और एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, मतलब कि बहुत बड़ी थी, और उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मतलब वो अपने मतलब जो 8 हाथ थे उसके क्या करती थी, उससे जकड़ लेती थी। आगे देखते हैं। मैं और गहराई की खोज में किनारे से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, और बल लगाकर मैंने देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि
यहाँ पर जीवों का को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। मतलब एक वो रोशनी वाली मछली होती वो। ये एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी, और इस प्रकाश को देखकर कितनी छोटी-छोटी अनजान मतलब छोटी-छोटी मछलियाँ उससे आकर्षित होती थी। इसके पास आ जाती थी और ये उसको क्या खा लेती थी। जब भूखी होती थी तो उसे खा लेती थी। तो पेट भर उनका भोजन करती थी। ये विचित्र है। तो जब मैंने और नीचे समुद्र की ओर तक तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, और इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं, और जो निपट अंधे और महा आलसी, मतलब कि वहाँ जो उन गुफाओं में रहते हैं बहुत ही आलसी, मतलब हमेशा सोते रहते हैं। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। मतलब अब समुद्र पता है कितना विस्तृत और विशाल समुद्र है, तो उसको देखने में कई वर्ष लग गए। जी मैं आया कि ऊपर लौट चलूं। जी में तो आया कि मैं लौट चलूं ऊपर, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि ये असंभव है। मतलब कि उसको पता चला कि अभी असंभव है। मेरे ऊपर पानी की जो कई 3 मील मोटी, मतलब 3 मील तक नीचे आ चुकी थी तय थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। अब क्या, भूमि में नीचे, जमीन में घुस के नीचे, मतलब पानी के तह में घुस के अपनी जान बचाने लगी, चेष्टा करने लगी। ये मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जल कण की इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई, और कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले, और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की तो सम्मति थी कि वहीं पड़ा रहना ठीक ही है, कुछ का कहना था कि वहीं रहना ठीक है और ठीक है, परंतु हमने कुछ उत्साही युवा भी थे, उनमें से क्या कुछ उत्साही युवा थे उनमें से हैं। तो वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे। उन्होंने बोला कि हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। तो कुछ ने बोला कि हम खोज करेंगे और पृथ्वी की तह तक जाएंगे कि क्या क्या छुपा हुआ है। तो आगे देखेंगे। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टान लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इस स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखते बढ़े जा रहे थे। मतलब इतने खुश थे वो, आगे रास्ता देखे बिना आगे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत उच्च था, मतलब जहां गर्मी बहुत ज्यादा थी। हमारे लिए असहाय थी, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा असहाय थी, मतलब सहन करने लायक नहीं थी। हमारे अगुआ कांप उठे, मतलब जो आगे आगे जा रहे थे वो कांप उठे। देखते देखते उनका शरीर ओजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। उनका जो पानी था वो दोनों में विभाजित हो गया, हाइड्रोजन और मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। और इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। मतलब क्या, बाकी जो बच्चे थे वो दूसरी ओर निकल भागे। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ गर्भ रह 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 कर हिल रहा था। जब एक जगह ऐसे पहुंचे जहाँ पृथ्वी नीचे से हिल रही थी, रह रह के हिल रही थी। एक बड़े जोर का धक्का हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। एक धक्का लगा और अंदर से बाहर फेंक दिए गए और हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। और इस दुर्घटना में हम चौंक पड़े थे कि पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं और रेत, पिघलती हुई धातुएं और लपटें निकल रही है, मतलब ज्वालामुखी। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और हाँ, इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया कि तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो, उस आदमी ने बोला। हाँ, तुम लोग इसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक एक और भाप का बड़ा दिल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े और पुरानी सहेली आंधी, मतलब आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए।
हमें पीठ पर लादे हुए इधर उधर जाती, कभी उधर जाती। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते, मतलब इधर उधर किलोरे मतलब खेलते कूदते रहे। बहुत से भाप जल कण में के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए। मतलब क्या हुआ, जब धूप में आए तो कण भारी हो गए और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। बूंद बनकर क्या हुआ, नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेली कुचेली हो एक और बह चली। पहाड़ों में से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जाता। मतलब कि जब ऊपर से बूंद गिरी तो बूंद पहाड़ से क्या गिरी, मतलब अलग अलग पर्वत पे गिरती रही, और जैसे कि ना बच्चे कूदते फांदते रहते हैं तो उस प्रकार से वह किलकारी मतलब खेतते कूदते हुए नीचे आई। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पे गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूट गया। मतलब उसके प्रहार, मतलब कोई चीज को हम जब मारते हैं तो क्या टूट जाता है। तो आप सबको पता है कि पानी की लहर से कि चट्टानें रास्ते बना लेती है, पत्थर टूट जाते हैं, छोटे छोटे कण में हो जाते हैं। तो वही बूंद बोल रही, बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूट गया और खंड खंड हो गया। ये जो तुम इतनी रेत देखते हो ना, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही ने बनाई है। तो उन्होंने कहा जो रेत देख रहे हो ना, इसको चबा चबा के हमने बनाई है, पानी ने। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर पाती। मतलब पानी कैसी चीज है, वो कितनी कठोर चीज को भी वो अपनी लहर से काट देती है। अपनी विजय में उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए और मेरी इच्छा बहुत दिनों में समतल भूमि देखने की थी। मतलब समतल मतलब बिल्कुल सपाट भूमि देखने की थी, मतलब जहाँ भूमि पे पानी हो देखने की थी। इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई, एक छोटी धारा में मिल गई, ठीक है। और सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। और मतलब नदी नदी मतलब छोटी नदी, सरिता के वे दिवस बड़े मजे थे। और हम कभी भूमि को काटते थे, कभी पेड़ों को खोखला कर देते। मतलब कि पानी जब बहता है तो जड़ें क्या होती है, नीचे से खोखली हो जाती। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। मतलब कि उसको देखने के आने के लिए तो अपने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। जो ही उसके पास पहुंची, मेरे अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। एक नल में क्या खींच ली गई, और कई दिनों तक मैं नल नल घूमती रही और फिर घूमती फिरती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। मतलब नल में से भागने की चेष्टा प्रयास करती रहती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन क्या हुआ, भाग्य मेरे साथ एक दिन क्या हुआ, रात रात के समय में ऐसा स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते एक बैर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी और सूर्य के निकल आए, मतलब सूर्य का इंतजार करने लगी। सूर्य निकल आए। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक नहीं रख सकते हैं। और वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तो इस प्रकार से ओस की बूंद सूर्य की रोशनी में वो क्या हो गई, भाप बन के उड़ गई। तो इस प्रकार से हमारा जो रामचंद्र तिवारी जी द्वारा लिखा गया कहानी जो बूंद की थी, बहुत सुंदर कहानी थी। पानी किस प्रकार से अपना अस्तित्व बनाता है, कैसे कैसे और आगे तक बढ़ता है, और भाप बन के कैसे समा जाता है वातावरण में, और वातावरण से कैसे वो अपनी प्रक्रिया कैसे कायम रखता है। तो हमने ये आज पाठ के माध्यम से जाना जो रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा लिखी गई थी। सब आप सब पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सब अपने चैप्टर्स का आज कोशिश करेंगे, नहीं तो कल तक पूरा हम एनसीईआरटी ख़त्म कर देंगे 8वीं, इसके बाद 9वीं स्टार्ट कर देंगे। आप सब मेरे चैनल को ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।